गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पिछले क्लास में हरित क्रांति क्या है, हरित क्रांति के सकारात्मक एवं नकारात्मक परिणामों के बारे में हम लोगों ने डिटेल्स जानकारी प्राप्त कर लिया है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था राज्य के कठोर नियंत्रण के अधीन निजी अर्थव्यवस्था बनी रहती है। सार्वजनिक क्षेत्र व निजी क्षेत्र के उद्यमों के बीच प्रतियोगिता व सहयोग भी होता है। इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था के सकारात्मक परिणाम। मिश्रित अर्थव्यवस्था के सकारात्मक परिणाम निम्नलिखित है। पहला, सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से सरकार ने विकास प्राथमिकताओं को पूरा किया है। दूसरा, विकास के लिए ढांचागत सुविधाओं तथा तकनीकी विकास को आगे बढ़ाया गया है। इन क्षेत्रों में निजी क्षेत्र और दीर्घकालीन अनिश्चित लाभ के कारण निवेश करने से कतराते रहे। तीसरा, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से कमजोर वर्ग के उत्पादन के लिए सामाजिक न्याय और योजनाओं को पूरा करने में सफल रहे हैं, जिससे समाज के कमजोर वर्ग का कल्याण हो पाया है। सरकारी क्षेत्र का संचालन लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं किया जाता, बल्कि जनता के कल्याण के लिए कार्य किया जाता है। चौथा, व्यापक राष्ट्रीय हित में आर्थिक क्षेत्रों जैसे रक्षा विभाग, रक्षा उत्पादन, रेलवे आदि को सरकारी क्षेत्र में रखना अनिवार्य किया जाता है। पांचवा, निजी क्षेत्र को पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं किया गया, ताकि सीमित आर्थिक प्रतियोगिताओं को बढ़ावा मिल सके तथा विकास के लिए निजी क्षेत्र से संसाधन सभी प्राप्त हो सकते हैं। नेक्स्ट, नीति आयोग। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था की स्थापना 1 जनवरी 1915 को किया गया था। इसके साथ ही योजना आयोग तथा राष्ट्रीय विकास परिषद दोनों को समाप्त कर दिया गया था। यह आयोग देश के सभी राज्यों तथा विशेषज्ञों के साथ मिलकर विकास योजना के स्थान पर विकास रणनीति का निर्णय करेगा, जो दीर्घकालीन के लिए होगा। पहला, अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। दूसरा, शासी परिषद सभी राज्य के साथ मुख्यमंत्री गवर्नर होते हैं। तीसरा, विभिन्न क्षेत्र के विशेषज्ञों जो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। चौथा का ए में दिया गया है अंशकालीन सदस्य। अंशकालीन सदस्य 2 होते हैं। बी, पूर्णकालीन सदस्य भी 2 होते हैं। सी, पदेन सदस्य, ये केंद्रीय सदस्य होते हैं। डी, उपाध्यक्ष जो प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किए जाते हैं या अन्य सदस्य भी होते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नीति आयोग के कार्य। नीति आयोग के कार्य निम्नलिखित है। पहला, राष्ट्रीय उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए राज्य के साथ मिलकर विकास की प्राथमिकताओं के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में विकास की रणनीतियों तैयार करना है। दूसरा, राज्य के साथ निरंतर संरचनात्मक सहयोग को बढ़ावा देना है। तीसरा, ग्रामीण स्तर पर योजना तैयार करने के लिए सही व्यवस्था स्थापित करना है, इसका फायदा ग्रामीण लोगों को मिल सके। चौथा, राष्ट्रीय विकास की नीतियों को समय समय और आवश्यकता अनुसार तत्कालीन, लघुकालीन, दीर्घकालीन रूप से कार्य करना है, ताकि विकास को राष्ट्रीय हित में प्राप्त किया जा सके। पांचवा, महत्वपूर्ण हित तथा समान विचारधारा वाले
राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय सैनिक एवं नीति अनुसंधान संस्थाओं के बीच भागीदारी और परामर्श कार्यों को प्रोत्साहन करना चाहिए। छठवां, विशेषज्ञों की सहायता से ज्ञात तथा उद्यमशीलता की एक सहायक प्रणाली को विकसित करना। सातवां, राष्ट्रीय विकास एजेंडा तथा राष्ट्रीय उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अन्य कार्य करना चाहिए। आठवां, आवश्यक संसाधनों की पहचान कर साथ साथ कार्यक्रमों के सक्रिय मूल्यांकन और निगरानी व्यवस्था को स्थापित करना चाहिए। नौवां, आधुनिक कौशल संसाधन केंद्र का विकास करना जो सुशासन तथा न्याय संगत विकास पर शोध कर सके और उसका प्रचार प्रसार करेगा। 10वां, विकास एजेंडा में तेजी लाने के लिए अंतर क्षेत्रीय तथा अंतर विभाग मुद्दों के समाधान के लिए एक मंच प्रदान करना चाहिए। नेक्स्ट, खाद्यान्न संकट। स्वतंत्रता के समय भारत के हिस्से में 82% जनसंख्या आई, जबकि गेहूं और चावल उत्पादन वाले क्षेत्र क्रमशः 65% और 68% पाकिस्तान के हिस्से में चले गए थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में गंभीर खाद्यान्न संकट थी। भारत में 1962 में भारत चीन युद्ध, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण रक्षा खर्च को अधिक बढ़ाना पड़ा। अधिक संसाधनों की कमी के कारण 1966 और 1969 के बीच कोई पंचवर्षीय योजना लागू नहीं किया जा सका, बल्कि इसके स्थान पर 3 एक वर्षीय प्लान लागू किया गया। खाद्यान्न संकट का दूसरा कारण था 1965 से 1960 बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा अन्य क्षेत्रों में भी भयंकर सूखा पड़ा था। अतः अकाल के कारण खाद्यान्न उत्पादन क्षमता कम हो गई थी। बिहार तथा उत्तर प्रदेश में भयंकर भूखमरी फैल गई थी। इस खाद्यान्न संकट से निपटने के लिए भारत को खाद्यान्न विदेशों से आयात करना पड़ा, जैसे अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से बड़ी मात्रा में गेहूं और चावल आयात करने पर इसके बावजूद खाद्यान्न कीमतों में नियंत्रण नहीं रखा जा सका। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।